मंडे नाइट रॉ आफ्टर रेसलमेनिया कैसी होनी चाहिए? दिस वाज द ट्रू स्पेक्टेकल ऑफ दैट। रैंडी ओर्टन ने आरकेओ मार दिया है जॉन सीना को एंड सीएम पंक, रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस, पॉल हेमन और ब्रॉन ब्रेकर के बारे में क्या बोले भाई, ऐसा लग रहा है शब्द ही कम पड़ गए। Okay, hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. तो इस वीडियो में आज रिव्यू करने वाले हैं मंडे नाइट रॉ आफ्टर रेसलमेनिया। मैंने ऑलरेडी आप लोगों के कमेंट्स कम्युनिटी टैब से पढ़ लिए हैं कि ये मंडे नाइट रॉ रेसलमेनिया की नाइट 2 से बेटर है, तो सारी चीजों के बारे में बिल्कुल डिटेल में बात करने वाले हैं। बस वीडियो के स्टार्ट में पहले आप लाइक कर दोगे तो थोड़ा सा मुझे अच्छा लग जाएगा। सबसे पहले मंडे नाइट रॉ की जो स्टार्टिंग है वो होती है हमारे 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना से। अभी पता नहीं मेरे मुंह में वो 16 टाइम में फंसा हुआ है, हो सकता है थोड़ा सा बोलने में टाइम लग जाए क्योंकि अब ट्रूली उस टाइम में जी रहे हैं जब जॉन सीना के पास में अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप है। वही सेम तरीके से उनकी जो एंट्रेंस है वो होती है, क्योंकि उन्होंने बोला था कि वो क्राउड को कुछ भी एक्साइटिंग नहीं देने वाले, तो बिल्कुल ही वो सिंपल सी जो उनकी रेसलमेनिया की एंट्रेंस थी उसी चीज को वो आज भी कंटिन्यू करते हैं। बेल्ट को उन्होंने पीछे ही पहना हुआ था, मतलब कि सारे लोगों को औकात में रखने का काम अब है जॉन सीना का। इसके बाद जब वो एंट्री भी मारते हैं तो क्राउड की तरफ से लेट्स गो सीना, सीना सक्स के चैंट लग रहे थे, मतलब कि जो रिएक्शन है वो काफी मिक्स था। सीना सीना के भी चैंट लग रहे थे। अब जॉन सीना माइक पे कुछ भी बोलने से पहले एक चीज से ऑलरेडी उनको प्रॉब्लम है, वो है कि जिस तरीके से उनकी एंट्री को अनाउंस किया गया था, यानी कि वो बेटर होना चाहिए था। तो लिटरली एक पूरा चिट्ठी में एक चिट्ठे में लिख के आए थे कि अनाउंसर तुझे ऐसे बोलना है, एंड देन वो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम लास्ट रियल चैंपियन करके इंट्रोडक्शन करते हैं। उस टाइम पे जॉन सीना ने पोज भी किया और अब उनको मिली अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन कि यस, इस तरीके से मेरी जो एंट्री है उसको अनाउंस होना चाहिए। फिर जॉन सीना माइक पे आते हैं और कहते हैं कि तुमने फ्राइडे को मुझे बुली किया था ना, तुमने मेरे बारे में उल्टा सीधा बोला था ना, और अब देखो मैं जीत चुका हूं, तो ये मत समझना कि मैं चीजें भूल जाऊंगा। मैं तुम्हारी तरह चीजें भूलने वाला में से नहीं हूं। इसके बाद जो क्राउड को गंदा वाला उन्होंने रेला, और सही बताऊं यूजुअली हम किसी प्रोमो की तारीफ कब करते हैं, मतलब किस एक जब मान लो दो बंदों का प्रोमो है तो हम तारीफ कैसे करते हैं कि कितना अच्छा बैक एंड फोर्थ था। भाई ये जॉन सीना का कनेक्शन ही क्राउड के साथ ऐसा है कि जॉन सीना को किसी दूसरे बंदे की जरूरत ही नहीं है। वो लिटरली आपको ऐसा लगेगा कि एक तरफ क्राउड बैठा है, एक तरफ जॉन सीना खड़ा, मतलब दोनों खड़े हुए हैं और ये आपस में प्रोमो वर्क कर रहे हैं, और वो इतना एब्सोल्यूट बेस्ट लग रहा था, जो कि बताता है कि क्यों जॉन सीना को ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कहा जाता है। वो कहते हैं कि हमारा जो रिलेशन है वो ऐसे फंक्शन नहीं करता, किसी भी तुम अपनी वाइफ को, अपने बच्चों, मतलब वो उन लोगों के ऊपर ही ब्लेम डाल रहे हो, तुम्हें पता नहीं है कि रिलेशनशिप को फंक्शन कैसे करवाना होता है। तुम सारे लोगों को मेरे से अब माफी मांगनी चाहिए जो तुमने मेरे साथ किया और जो अब तुम मेरे को सपोर्ट दिखा रहे हो। लिटरली मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। वी आर सॉरी, ये वाला चैंट यूएसए का क्राउड करता है। मैं जो कह रहा हूं ना कि दो बंदे प्रोमो कट कर रहे हैं एक दूसरे के सामने, लिटरली ये वैसा फील होगा। इतना बढ़िया कनेक्शन है, इतना बढ़िया वो कनेक्ट कर पाते हैं क्राउड के साथ। अब मैं ये सोच रहा था कि इस पॉइंट पे जॉन सीना रिएक्ट क्या करने वाले हैं, क्या वो बोलेंगे, क्या वो अप्रिशिएट करेंगे इसको। तो वो कहते हैं कि चलो तुम लोगों ने सॉरी तो मेरे से बोल लिया है, लेकिन ये सॉरी का मतलब मेरे को इससे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। तुम लोग सॉरी बोल रहे हो तो वो ठीक है। वहां पे एस होल की भी सीधा फिर चैंट लगने लगे, मतलब जैसे ही जॉन सीना ने बोला क्राउड भी कहता है तू हमारे वी आर सॉरी, हमारी अपॉलॉजी नहीं ले रहा तो हम भी क्यों तुझे थोड़ा सा भी भाव दें। कहते तुम सारे लोग भाड़ में जाओ, तुम लोग अच्छे मूड में हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं जो तुम्हारी बातें वो सुनने लूंगा। 25 सालों से तुमने जो मुझे बुरा बोला है ना, तुम मेरे लिए कुछ भी मीन नहीं करते। मुझे तुम लोगों से कोई घंटा लेना देना नहीं है, और जो चीज मैटर करती है वो है 36, जो कि जॉन सीना की एंट्रेंस के टाइम से लिखा हुआ था। और भाई क्या मस्त तरीके से पूरा एक एक सिटी का नाम लिया जॉन सीना ने जहां जहां पर वो जा चुके हैं, और लिटरली वहां से नंबर्स कट होते रह रहे थे कि जब 36 से फिर वो सीधा 27 पे पहुंच गया। और जॉन सीना कहते हैं कि बस इतनी मेरी अपीयरेंस और है, उसके बाद प्रोफेशनल रेसलिंग की जो टाइमलाइन है वो स्टॉप कर जाएगी कोल्ड पर, क्योंकि खुद जॉन सीना बोल रहे हैं कि वो लास्ट जो है वो रियल चैंपियन है। और कहते हैं इसमें मैं मैचेस की बात नहीं कर रहा, ये सिर्फ वो अपीयरेंसेस है जो मैं कर रहे हैं। मतलब जितना ज्यादा क्राउड को चिढ़ा सकते हैं जॉन सीना, वो अपना पूरा एफर्ट डाल रहे हैं। मुझे तो लग रहा है पूरा भी नहीं डाल रहे शायद, उनके लिए सब कुछ इतना सिंपल हो चुका है कि बहुत ही कैजुअल तरीके से वो क्राउड के बारे में वो सारी बातें बोल रहे हैं, जिसकी वजह से उनको वो हीट वाला रिएक्शन मिले। लेकिन क्योंकि क्राउड पसंद भी करता है जॉन सीना को, तो सपोर्ट में भी है, उनके अगेंस्ट में भी मामला है। कहते हैं कि मैं तुम लोगों की तरह स्टूपिड तो नहीं हूं, देखो मुझे पता है कि एक और नया बंदा आएगा जो कि चैंपियन बनेगा, लेकिन ये चैंपियनशिप जो कि ब्रूनो सैमर्टिनो के पास रही है, जो कि रोमन रेंस का इतना बड़ा रेन रहा है, जो कि ट्रिपल एच के पास रही है, ये चैंपियनशिप तो यहां से खत्म होने वाली है, क्योंकि इस चैंपियन को लेके मैं घर चले जाऊंगा। मैं लास्ट रियल चैंपियन हूं। इसके ऊपर तो बहुत सारी मर्चेंडाइज, डब्ल्यूडब्ल्यूई के बहुत सारे पैसे कभी कमाए जाएंगे, उस बात में कोई भी शक नहीं है। फिर आगे जॉन सीना कहते हैं कि देखो मेरे लिए रेसलमेनिया जीतना तो मुश्किल था,
लेकिन अब मेरे लिए सब कुछ केक वॉक की तरह है। कोडी रोड्स वो अकेला बंदा था जो कि कुछ कर सकता था तुम्हारे लिए, लेकिन तुमने उसके साथ भी क्या किया, तुमने उसको फ्राइडे में बू किया, उसके बाद तुमने उसे चीयर किया, फिर तुम रेसलमेनिया में जाके उसको बू करते हो, फिर तुम चीयर करते हो। अबे तुम लोगों की सालो यही तो प्रॉब्लम है, तुमने मेरे साथ भी पूरी जिंदगी भर यही किया है, तुमने कोडी रोड्स के साथ भी यही किया, तो अब ऐसा तो तुम लोगों के साथ होना ही है। कहते हैं जॉन सीना की डब्ल्यूडब्ल्यूई में ऐसा कोई भी नहीं जिसके पास स्पीड हो, स्ट्रेंथ हो, रूथलेस अग्रेशन वाला जो ये अपना बहुत आइकॉनिक उनका वो जो डायलॉग रहा जिससे उनका करियर शुरू, वो भी बात वो यहाँ पे बोलते हैं जॉन सीना की तरह। तुम लोगों की तरफ मेरे पास ना देखो दिल है, मैं ऐसा नहीं करने वाला, तो मैं तुमको एक मूवमेंट देता हूँ, अपने फोन निकाल के इसको कैप्चर कर लो। पता नहीं कुछ तो जॉन सीना पोज वोज करते अपनी तारीफें कर रहे थे भाई। एक ऐसा बंदा पीछे से निकल के आता है, मैं सही बता रहा हूँ, मतलब ये मेरे को पता नहीं जितना टाइम से आई थिंक मैं अभी यूट्यूब पर वीडियोस बना रहा हूँ 7-8 साल से, ऐसी फीलिंग मुझे नहीं आई जैसी फीलिंग मुझे वो पीछे खड़े उस सुपरस्टार को देख के आई जो कि नेक्स्ट चैलेंजर होने वाला है जॉन सीना का, एंड इट इज नन अदर देन हमारे रैंडी ओर्टन। फाइनली भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई ने वो जो ट्रिगर है उसको पुल कर दिया है। अगला शो बैकलैश होने वाला है, पोस्टर में रैंडी ओर्टन थे और बिल्कुल जो 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 परफेक्ट वे हो सकता था जॉन सीना के एज चैंपियन रन को शुरू करने का, वो चीज डब्ल्यूडब्ल्यूई ने वहां पे करी है। पीछे से आके रैंडी ओर्टन ने आरकेओ हिट किया है जॉन सीना को। यहां से कितनी कमाल की चीजें शुरू होने वाली हैं, यहां से कितने नए चैप्टर्स लिखे जाएंगे, इनकी हिस्ट्री इतनी बड़ी रही है भाई। उस एक्साइटमेंट के लिए, मतलब उस चीज को, इनकी फ्यूड को आगे प्रोग्रेशन होते हुए देखने के लिए, बैकलैश तक के लिए भाई मैं बिल्कुल वेट नहीं कर सकता। और रैंडी ओर्टन के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा लगा कि उनको ना सिर्फ चैंपियनशिप के लिए मौका मिल रहा है बल्कि उस बंदे से लड़ने का मौका मिल रहा है जो कि उनकी बिगेस्ट राइवलरीज में से एक है। जॉन सीना के ऊपर आरकेओ लगता है, रैंडी ओर्टन ने उसके बाद वो जो अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप है उसको पकड़ा, उसको पोज किया और उसके बाद वो बेल्ट उनके ऊपर फेंक भी देते हैं। उसके बाद अपना वो जो सिग्नेचर स्टाइल रोप्स के ऊपर खड़े होकर वो करते हैं रैंडी ओर्टन, वो भी इन्होंने किया। और मुझे लगता नहीं है कि इससे कोई बढ़िया तरीका और हो सकता था मंडे नाइट रॉ को शुरू करने का। और अब सोचो यहां से जॉन सीना के पास चैंपियनशिप है, पहला ही बंदा थमा दिया गया है रैंडी ओर्टन। भाई मैं तो इसके लिए, और मैं तो बोलता रहूंगा शायद इस मुद्दे के बारे में पूरा, लेकिन वीडियोस में और भी चीजें डिस्कस करनी, तो अपना जो रिएक्शन है वो डेफिनेटली मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इसके बाद शो पर हमको लिव मॉर्गन, राकेल रोड्रिगेज वर्सेस बेकी लिंच एंड लायरा वाल्किरिया का विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिलता है। और पहले ही बता देता हूं, ये वाला मैच इनके रेसलमेनिया के मैच से बहुत ज्यादा बेटर था। वो जो पावर बॉम्ब के सीक्वेंस हमने देखे वो बहुत अच्छे थे, और एक शॉकिंग टर्न, एक नहीं वैसे दो चीजें हुई हैं। सबसे पहले तो चैंपियनशिप लुट चुकी है लायरा वाल्किरिया और बेकी लिंच की, लिव मॉर्गन, राकेल रोड्रिगेज इसको दोबारा जीत चुके हैं। और आई थिंक ये डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बिल्कुल सोची समझी तरीके से किया था, क्योंकि इसके बाद हो जाता है द मैन बेकी लिंच का हील टर्न। उन्होंने लायरा वाल्किरिया के ऊपर अटैक क्या किया भाई, कितने सारे मैन हैंडल स्लैम उन्होंने लायरा वाल्किरिया को लगाए हैं। और क्लियर हो गया कि अब इनकी जो है फ्यूड चलने वाली, क्योंकि दोनों जो है आयरलैंड से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसी जो कुछ स्टोरी है वो चलाने वाली है। और अच्छी बात यह है कि जजमेंट डे में, क्योंकि अब डोमिनिक के पास टाइटल था, अब इनके पास भी आ गया, तो थोड़ा सा ये जो कपल है वो और ज्यादा पावर कपल की तरह नजर आएगा। और क्लियरली ये मैच रेसलमेनिया के मैच से बहुत ज्यादा मुझे बेटर लगा। आप बताना आपको कैसा लगा। इसके बाद शो पर हमको नेक्स्ट दिखते हैं न्यू डे, ये भी नए चैंपियंस बने। कहते हैं इस दुनिया, कहते हैं कि इस इंडस्ट्री में कोई भी बेटर टीम अभी जिंदा नहीं है। इवन कहते हैं नॉट अलाइव नॉट डेड, ऐसे करके वो बोलते हैं। ये सारा सेटअप किया था अकीरा टोजावा ओटिस को बुलाने के लिए, लेकिन ये भी सारा सेटअप किया था उस एक बंदे को बुलाने के लिए जिसके रिटर्न की एक्सपेक्टेशन फैंस की थी एट रेसलमेनिया, लेकिन उसको बचा के रखा गया था मंडे नाइट रॉ आफ्टर रेसलमेनिया के लिए। एंड द ओल्ड गाय रूसेफ इज बैक इन डब्ल्यूडब्ल्यूई। भाई आते हैं वो, बहुत अच्छी तरीके से क्राउड ने रिएक्ट भी किया, पॉप उनको मिलती है, रूसेफ डे के चैंट लग रहे थे। भले ही उन्होंने फैन फेवरेट्स अकीरा टोजावा और ओटिस को मारा, लेकिन उसके बावजूद भी रिएक्शन उनको अच्छा मिलता है। न्यू डे वाला तो वहां से कल्टी काट लिए। और वो जो एक्कोलेड मार्च का लॉक जब मैंने रूसेफ का देखा भाई, वो थोड़ी पुरानी वाली यादें एकदम से दोबारा ताजा हो गई। ये पुरानी वाली यादें मैं 2014 के आसपास की कह रहा हूँ, जब उनकी जॉन सीना के साथ जो है वो फ्यूड थी। हाँ बाल अब नहीं है उनके, उनका खोपड़ा बिल्कुल टकला सा हो गया, तो फिर वो थोड़ा सा डिफरेंट उनको लुक दे रहा था। बट एक्साइटेड काफी ज्यादा देख रहे थे रूसेफ, उनके चेहरे पे देखा जा सकता है कि बंदा जो है कितना ज्यादा खुश है दोबारा से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में वापस आके। तो एक हमको सरप्राइज और भी मिल गया मंडे नाइट रॉ से। इसके बाद शो पर नेक्स्ट एक बैक स्टेज से छोटा सा सेगमेंट था जजमेंट डे का, जहां पे थोड़ा सा इंटेंस ये दिख रहे हैं, लेकिन फिन बैलर ने मान लिया कि लास वेगस में जो हुआ वो ठीक है, लास वेगस में ही छोड़ देते हैं। यहाँ से वो तो ऐसे दिखा रहे हैं कि वो खुश हैं। कार्लिटो कह रहा है कि यार
हमारे पास टाइटल नहीं है, लेकिन लग तो ऐसा रहा है कि हमारे पास टाइटल है। और उसके बाद जो फिन बैलर ने लुक दिया है उस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप की तरफ, वो क्लियरली बताता है कि जिस मूवमेंट का हम लोग वेट कर रहे हैं वो आना तो है, लेकिन शायद डब्ल्यूडब्ल्यू उसमें थोड़ा सा भी टाइम लेने वाली है। इसके बाद शो पर हमको नेक्स्ट ईओ स्काई दिखती है चैंपियनशिप के साथ। यहाँ पे वो अपना जापानीज में प्रोमो कट करती है, उसके बावजूद भी ना कुछ समझने के बाद भी लोग उनको चीयर करते हैं। थोड़ा सा उन्होंने इंग्लिश में भी बोला था। स्टेफनी विकेयर आके उनको जो है कन्फ्रंट करती है, जो कि एनएक्सटी की चैंपियन है। इनके बीच में कुछ बातें होती हैं जो कि मैच सेटअप करने के लिए था। दोनों ही फैन फेवरेट हैं, तो दोनों को सपोर्ट भी मिल रहा था। बट यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यू ने ऐसा किया कि जो सब बम फोड़ सकते हैं सब कुछ फोड़ देते हैं। जूलिया और रॉक्सैन दोनों ही यहाँ पे आती हैं। एक बंदी ने एक बंदी को मारा एंड देन सेव करने के लिए रिया रिप्ली आती है, जिनका एक छोटा सा फेस ऑफ भी हो गया जूलिया के साथ, और इज्जत से उन्होंने वो जो चैंपियनशिप है वो ईओ स्काई को थमाई है। तो विमेंस डिवीजन में भी डब्ल्यूडब्ल्यू आई थिंक मेंटेन करना चाह रही थी कि मंडे नाइट रॉ आफ्टर रेसलमेनिया में सबसे अच्छी चीजें करते हैं, तो वो भी यहाँ पे उन्होंने अच्छे से डिलीवर किया है। और एनएक्सटी के जो सुपरस्टार्स है भाई, मुझे विमेंस डिवीजन वे बेटर लगता है वो। और आई थिंक अगर ये इनको कंसिस्टेंटली अभी मेन रोस्टर में फीचर कर रहे हैं, क्योंकि मूव तो अभी इसको मैं पूरा बोलूंगा नहीं, तो शायद उसका आपको ग्लिम्स मिल सकता है कि एनएक्सटी में जो विमेंस डिवीजन है वो कैसा है। नेक्स्ट चीज होती है शो पर जे ऊसो की एंट्रेंस एज हमारे नए वर्ल्ड चैंपियन। अब थोड़ा सा ना जे ऊसो को हीट करने में प्रॉब्लम तो होगी, क्योंकि अब तक बंदा दोनों हाथ से करता था, अब एक हाथ में उसके बेल्ट रहने वाली है, तो वो आके अपनी एंट्रेंस करते हैं। क्राउड ऑब्वियसली उनको बहुत सपोर्ट कर रहा था, यू डिजर्व इट के चैंट लग रहे थे। जे ऊसो अपनी छोटी सी स्टोरी बता देते हैं कि कैसे इस मूवमेंट का उन्होंने बचपन से वेट किया था, कितना ज्यादा उन्होंने इसके लिए हार्डवर्क किया है। वन मोर टाइम का भी चैंट लगा, तो उन्होंने दोबारा से अपनी जो एंट्रेंस पे समा है उसको बांधा, और कहते हैं कि अब मैं हर शो पर आने वाला हूं, अपना 100% डिलीवर करने वाला हूं। इसके बाद थीम सॉन्ग प्ले होता है सैमी जेन का, और सैमी जेन आते हैं। यहां से ना थोड़ा सा दिल में धक धक भी हो रहा था कि क्या यहाँ पे सैमी जेन और जे ऊसो के नाम से तो नहीं शुरू होने वाला जे ऊसो का ये वर्ल्ड चैंपियनशिप का रेन, क्योंकि ऐसे मौकों पे डब्ल्यूडब्ल्यू को शॉक देना हमको बहुत पसंद है। सैमी जेन बताते हैं, यार मैं तो रेसलमेनिया में नहीं आ पाया, और मैं नहीं आ पाया तो मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा, लेकिन फिर भी मैंने सोचा था कि पहला बंदा तो मैं ही बनूंगा जो कि तेरे वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद तुझे अप्रिशिएट करेगा आके, और बताएगा कि मैं कितना प्राउड करता हूं। वहां पे उसी सैमी ऊसो वाले चैंट ये सब कुछ लग रहे थे, तो फिर से कहते हैं सेलिब्रेट करते हैं, चलो खुशियां मनाते हैं, फिर से सेलिब्रेट करते हैं। एंड देन जिमी ऊसो का भी म्यूजिक हिट होता है, फिर से उन्होंने सेलिब्रेट किया। और मैं सही बता रहा हूं, जिन लोगों को इस चीज से प्रॉब्लम है ना कि जे ऊसो के पास चैंपियनशिप आ चुकी है, आई थिंक उनके लिए काफी जलन से भरा हुआ ये मूवमेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रोफेशनल रेसलिंग या फिर स्टोरी को प्रोग्रेस करने के नाम से उन्होंने कुछ किया नहीं, बस ऐसा किया कि एक पार्टी सी थ्रो कर देते हैं। आई थिंक वहां बैठे अरीना पे लोगों ने तो इसको एंजॉय किया होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को शायद उतना पसंद नहीं आया होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है कि जे ऊसो का जो चैंपियनशिप जीतना है वो सही डिसीजन नहीं है। मेरे ख्याल से भाई इतना कुछ किया है तो आई थिंक एक मौका देके तो देखना ही चाहिए था, और वो चीज डब्ल्यूडब्ल्यू ने करी है। इसके बाद हमको भाई गुंथर का कुछ आक्रामक रवैया देखने को मिलता है। बंदा आया, माइकल कोल से जाके बहस रहा है, पैट मैकेफी से जाके बहस रहा है, भाई हेडफोन गिरा दिया। उसके बाद तो लिटरली पैट मैकेफी को धक्का दे दिया और माइकल कोल को अपने स्लीपर होल्ड में फंसा दिया, उसी होल्ड में जिसके ऊपर इस बंदे ने टैप आउट किया था। पैट मैकेफी भाई बंदा लड़ चुका है, उसने बोला मैं आऊंगा एक कदम आगे, वो मारने के लिए चलते हैं गुंथर को। माइकल कोल तो साइड लग गए, लेकिन भाई पूरे तरीके से स्लीपर होल्ड में ऐसा चोक किया उन्होंने कि पैट मैकेफी की तो बैंड ही बजी। बैंड ऐसी बजी कि बंदा बैक स्टेज खांसे जा रहा है, छीके जा रहा है, स्पिट कर रहा है, उसको सही से सांस नहीं आ रही है। माइकल कोल भी बस समझ लो कि ऐसे उसका सुल्तान होते होते ही बचा है, फिर बाद में जाके लेकिन वो कमेंट्री को ज्वाइन भी कर लेते हैं। तो बहुत ही रॉ तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यू ने इसको दिखाया और अच्छा भी लगा देख के, क्योंकि यहां से गुंथर आगे क्या करेंगे वर्ल्ड चैंपियनशिप, क्योंकि उनके पास तो है नहीं। तो कई बार ना सुपरस्टार को खत्म सा हो जाता है, तो होपफुली वो चीज डब्ल्यूडब्ल्यू नहीं करेगी गुंथर के साथ। और भले ही ट्रिपल एच का ये डिसीजन था कि गुंथर टैप आउट करेंगे, लेकिन अगर कोई एक बंदा पिक करना हो जिसके ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं इस समय वो, या फिर ऐसा सोचते हैं कि यार इसको तो प्रोटेक्ट करके ही चलना है, तो वो नाम गुंथर है। तो आई थिंक कुछ सोच समझ के किया होगा, क्योंकि ऐसा मतलब गुंथर जितना ज्यादा शाइन कर रहे हैं ट्रिपल एच के टाइम में, शायद वो पॉसिबल नहीं था विंस मैकमैन के टाइम पे। तो वो क्लियर बताता है कि गुंथर के साथ आई थिंक बकवास चीज होने का चांस तो देखो कम है। इसके बाद शो पर हमको नेक्स्ट डोमिनिक मिस्टेरियो भी दिखते। भाई बंदे के लिए तो सारा रंग रूप, सारे लोगों का बिहेवियर ही चेंज हो चुका है। लोग उनके लिए चैंट कर रहे हैं, उनके नाम के साथ चैंट हो रहे हैं। बंदा भी वैसे इतना ज्यादा वो फीड नहीं कर रहे क्राउड को, क्योंकि आज उनका प्रोमो नहीं दिखाया, तो मुझे लगा प्रोमो दिखाना चाहिए था। पेंटा के साथ उनका मैच था, इतनी ज्यादा भसड़बाजी उन्होंने रिंग साइड पर करिए। फिन बैलर होते हैं, आज जेडी मैकडोना का भी रिटर्न हो चुका है। लास्ट टाइम आपको याद होगा कितनी बुरी तरीके से उनको लगी
गई थी, उनका जो लंग है वो पंक्चर हो गया था, उसकी वजह से उन्होंने रेसलमेनिया को भी मिस कर दिया था। तो आज बंदा अच्छे तरीके से वापस आ चुका है। सारे इतना असिस्ट होगा रिंग साइड पे, तो ऑब्वियसली डोमिनिक को मैच तो जीतना ही था। वो पिनफॉल करते हैं, 619 वो सब स्प्लैश लगाते हैं और वो ये वाला जो मैच है उसको जीत चुके हैं। और एंड में जाके जजमेंट डे ने जो चैंपियंस हैं सारे वो भी पोस्ट करते हैं। और फिन बैलर ऐसा लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा सा बुरा तो लग रहा है, लेकिन चलो फिर भी अभी तो वो खुश है। आई थिंक एक परफेक्ट मौके का डब्ल्यूडब्ल्यूई वेट कर रही है। और क्योंकि अब डोमिनिक के पास इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप है, क्राउड की तरफ से भी रिएक्शन अब उनके लिए चेंज हो रहा है, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई को कुछ तो देखना पड़ेगा कि अब इसको आगे कैसे प्रोग्रेस करते हैं, क्योंकि इससे पहले तो सिंपल था मामला। लेकिन हाँ, अभी भी डोमिनिक मिस्टीरियो है तो एक हील सुपरस्टार, इसको ये मत समझना कि अच्छा जो रिएक्शन है उसकी वजह से वो है एक बेई फेस है। अब आता है शो का मेन इवेंट, जहां पे डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कुछ ऐसा किया है कि मतलब मैंने इवन कम्युनिटी टैब पे भी इसको पोस्ट किया कि यहां से डब्ल्यूडब्ल्यूई आगे के लिए पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं उसको अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। सेथ रॉलिंस की एंट्री होती है, सबसे पहले देखने वाली बात ये थी कि क्या ये स्टिल नाचने गाने वाला सेथ रॉलिंस होगा या फिर ये अब सीरियस तरीके से आएगा। लेकिन सेथ रॉलिंस तो भैया अपने रंग छोड़ता नहीं है, और रंग आज उसने पहना भी पीला हुआ था, बिल्कुल पीले एकदम चमकते धमकते सेथ रॉलिंस आते हैं। क्राउड उनका जो गाना है वो भी साथ में गा रहा है, पॉल हेमन उनके साथ चल रहे हैं। अगर आप देखोगे तो सेथ रॉलिंस के एक्सप्रेशन में वो एक इंटेंसिटी तो दिख रही है कि बंदा अब थोड़ा डार्क हो चुका है। वो भले ही उनके कपड़ों से समझ में नहीं आएगा, लेकिन उनके एक्सप्रेशन से वो चीज आप साफ देख सकते थे। इसके बाद सेथ रॉलिंस वो चीज करते हैं जिसने रोमन रेंज के ट्रू फैंस की तो ऐसी जला दी होगी ना, ऐसे जैसे रोमन रेंज ऐसे हाथ बढ़ाते थे ना आगे बोलने के लिए, वैसे ही सेथ रॉलिंस ने बढ़ाया। और उसके बाद बड़ी इज्जत से पॉल हेमन ने ऐसे जो वो माइक है वो उनके हाथ में सौंप दिया। अब सेथ रॉलिंस यहाँ पे बोलने के लिए चलते तो थोड़े थोड़े आप बोल सकते हो कि उनके लिए बूज वहां पर थे, लेकिन वो उतने ज्यादा लाउड नहीं थे। सीएम पंक एंड ओटीसी के वहां पे चैंट लग रहे थे, एफ यू हेमन के चैंट लग रहे थे। इतना तो है कि सेथ रॉलिंस को सपोर्ट कर लेंगे लोग, लेकिन पॉल हेमन को तो बिल्कुल भी नहीं करने वाले। सेथ रॉलिंस माइक पे आते हैं, कहते हैं आई एम अ विजनरी, आई एम अ रेवोल्यूशनरी, और बताते हैं कि कैसे मैंने रोमन रेंज से उसका वाइजमैन छीन लिया है, मैंने सीएम पंक से उसका बेस्ट फ्रेंड छीन लिया है, और बताते हैं आई एम द विनर ऑफ द मेन इवेंट ऑफ रेसलमेनिया, आई एम करके जैसे ही वो अपना नाम सेथ रॉलिंस वाला गाना आगे पूरा गाने वाले थे, तभी थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है सीएम पंक का। अब पता था यहां से भाई केओटिक चीजें होने वाली हैं। सीएम पंक बिल्कुल गुस्से में भागते हुए आते हैं, अपनी आर्म पर वो जो टेप है उसको रोल करते हुए। पॉल हेमन की शक्ल देखना, उस बंदे की फटके चार हो गई थी। इसके बाद रिंग के बीच में सेथ रॉलिंस एंड सीएम पंक दोनों मारामारी कर रहे हैं। सीएम पंक ने सेथ रॉलिंस को घुसेड़ घुसेड़ के साइड पे लगा दिया था, और अब सारी जो अटेंशन है सीएम पंक की वो जाती है पॉल हेमन के ऊपर। पॉल हेमन को देख के ऐसा लग रहा है कि भाई अभी भी बंदे की पता नहीं, बंदे को इतनी अंदर से उसमें जोश कहां से आ रहा है कि वो अभी भी ऐसा नहीं बिहेव कर रहा है कि जैसे कि वो क्या हो गया। वो उसके ऊपर चेहरे पर भी डार्क लुक वैसा ही दिख रहा था, बट सीएम पंक को गुस्सा आता भाई, पकड़ के बिल्कुल रिंग के कॉर्नर में वो लेके जाते हैं। बट पीछे से आके सेथ रॉलिंस ने पहले तो आंख में उंगली कर दी और उसके बाद स्टॉम्प हिट कर दिया, और सीएम पंक को रिंग के बीचों बीच में धराशायी उन्होंने कर दिया। तो एक बंदा तो डाउन हो चुका था। अब इसके बाद फिर से वो आते हैं माइक के ऊपर। ओटीसी के चैंट वहां पे लग रहे थे क्योंकि अभी शायद रोमन रेंज का आना तो बाकी था, बट पॉल हेमन बताते हैं कि ये जो तुम अभी चीज देख रहे हो ना, ऐसे करके हमने कंक्लूड किया रेसलमेनिया 41 को, और ये सारी कहानी को आगे जाके रेसलमेनिया 42 तक वो लेके जाने की बात करते हैं। पॉल हेमन बिल्कुल क्लियर स्टेटमेंट में बोलते हैं कि देयर इज न्यू रेनिंग डिफेंडिंग अनडिस्प्यूटेड नंबर 1 स्टार इस पूरी प्रोफेशनल रेसलिंग की इंडस्ट्री का, और वो है सेथ फ्रिकिन रॉलिंस। आई थिंक ये वाले फ्रेज की हमको बहुत ज्यादा आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा फेमस रहता है पॉल हेमन का इंट्रोडक्शन, वही सेथ रॉलिंस के लिए भी होने वाला है। इसके बाद थीम सॉन्ग प्ले होता है रोमन रेंज का, और रोमन रेंज का जैसे ही थीम सॉन्ग प्ले हुआ हमें पता था फिर से वही सीन होने वाला है। अभी सीएम पंक आया, अब रोमन रेंज आया, देखते हैं क्या करता। भाई आते ही उन्होंने सीधा जो स्पीयर है वो हिट कर दिया सेथ रॉलिंस को। सारी अटेंशन टर्न करते हैं वो पॉल हेमन के ऊपर। लिटरली उन्होंने तो पॉल हेमन को सुपरमैन पंच भी मार दिया। और आप बताना आपने कितनी बार ऐसे देखा होगा रोमन रेंज को कि वो अग्रेशन में आके अपनी टी शर्ट ही उतार देता है। आज लिटरली रोमन रेंज से अपनी टी शर्ट उतार दी, और अब वो स्पीयर मारने के लिए चलता है पॉल हेमन को। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा होता है, मैं बता रहा हूं अभी से, आज के डेट नोट करके लिख लेना कि यहां से डब्ल्यूडब्ल्यूई चेंज हो जाएगी पूरी तरीके से फ्यूचर के लिए। रोमन रेंज रेडी होते हैं पॉल हेमन को स्पीयर मारने के लिए। स्पीयर तो पड़ता है, लेकिन पॉल हेमन को तो नहीं, बल्कि खुद रोमन रेंज को। ब्रॉन ब्रेकर इज हियर, और जैसा हमको इतने टाइम से पता था पॉल हेमन के साथ कुछ तो इनकी जोड़ी बन सकती है, वो चीज डब्ल्यूडब्ल्यूई ने आज एग्जीक्यूट कर दी है। और अगर आप मेरे से कभी पर्सनली मिले होगे, और जितने भी लोगों से मिलता हूं बात करता हूं, ये हमारी डिस्कशन कई बार हो जाते हैं कि फ्यूचर डब्ल्यूडब्ल्यूई का स्टार कौन है, स्पेशली इंडिया को कंसिडर करते हुए। तो जो बात मैं 2015, 16,
2017 में बोलता था, 17 से तो चैनल बनाया, वो बात मैं अब फिर से बोलूंगा। जिस तरीके से ट्रांजिशन आया था जॉन सीना से रोमन रेंस का, अब वो ट्रांजिशन आपको आते हुए फील होगा रोमन रेंस से ब्रॉन ब्रेकर की तरफ। ये बात आई थिंक मैंने ऑस्टिन थ्योरी के लिए बोली थी, बट बंदा ही मेन जो ओनर है वो चेंज हो गया। लेकिन जिस तरीके से ट्रिपल एच ब्रॉन ब्रेकर को देखते हैं, कुछ सालों में आपको ब्रॉन ब्रेकर के लिए कुछ अलग ही इंडिया स्पेसिफिक, ये मैं बात कर रहा हूं, ये मैं बड़े आज तक मैंने कभी ऐसा नहीं बोला, लेकिन ये बात मैं बोल रहा हूं ब्रॉन ब्रेकर के लिए। इसके बाद तो भाई ब्रॉन ब्रेकर का पूरा जलवा ही हो जाता है। उन्होंने रोमन रेंस को स्पीयर लगा दिया और बंदे के चेहरे पर वो जो दिख रहा था ना कि भाई ये है मेरा मूवमेंट, वो क्लियरली आप ब्रॉन ब्रेकर के चेहरे पे देख सकते थे। सेथ रॉलिंस एंड जो ब्रॉन ब्रेकर है वो भी फेस टू फेस खड़े हैं, तो अब इनके बीच में क्या होने वाला है भाई? सबको पता था कि इनकी जो सेटिंग है वो ऑलरेडी हो चुकी है। पीछे से सीएम पंक आते हैं, लेकिन ब्रॉन ब्रेकर ने उनको भी स्पीयर लगा दिया और यहाँ पे क्लियर पता चल गया था भाई ये दोनों बंदे जो है साथ में ही है। अब सेथ रॉलिंस यहाँ पे इंस्ट्रक्ट कर रहा है, इसने पूरी अथॉरिटी की याद मुझे दिला दी जब सेथ रॉलिंस ऐसे चलाता था वो जे सिक्योरिटी को। हालांकि ये जे सिक्योरिटी नहीं है, ये तो है ब्रॉन ब्रेकर। रिंग साइड पे एक जो खतरनाक वाला स्पीयर रोमन रेंस को भी पड़ा है भाई, रोमन रेंस को भी लग रहा होगा यार स्पीयर तो मैं मारता हूँ, इतनी जोर से भी लग सकता है। पूरी अपनी जो फोर्स है वो ब्रॉन ब्रेकर ने वहां पे जनरेट कर दी। एंड देन उसके बाद हमने रिंग में भी देखा कि सेथ रॉलिंस ने सीएम पंक को स्टॉम्प किया। उसके बाद लिटरली रोमन रेंस की मुंडी पकड़ के ब्रॉन ब्रेकर है वो खड़ा है और सेथ रॉलिंस ने उनको भी स्टॉम्प किया। और जो एंडिंग पोज होता है मंडे नाइट रॉ का वो कुछ ऐसा था जहां पे बीच में खड़े हुए हैं सेथ रॉलिंस, पॉल हेमन, ब्रॉन ब्रेकर, दोनों तरफ से गिरे हुए हैं रोमन रेंस एंड सीएम पंक। एंड यहां पे इन्होंने बता दिया कि कैसे हमारी इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा मूवमेंट यहां से क्रिएट हुआ है। 5 स्टार है मंडे नाइट रॉ को भाई, कोई सवाल ही नहीं है इसके बारे में। अभी चैनल पर इसके बाद भी एक मस्त वीडियो आने वाली, तो उसके लिए बिल्कुल स्टे ट्यून्ड। रॉ आपको कैसी लगी बता सकते हो आप कमेंट करके। चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि ऐसा WWE से रिलेटेड कंटेंट यहां पे आता रहता है। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।